चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त प्रयागराज, जहां पर अधिवक्ता समागम में सीएम योगी अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। कमजोर हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं, तो फिर उस बड़े तबके का क्या होगा? इस 3.5 लाख अधिवक्ता अगर हताश और निराश हो जाएगा तो 24 करोड़ जनता का क्या होगा? ये आप सबको सोचना पड़ेगा। याद रखना, भारत का एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, हर जीव और जंतु के अंदर प्राण होता है, उसकी अपनी संवेदना होती है, वो अपने चारों ओर जिस प्रकार का माहौल हम दे देंगे उसके अनुरूप चलता है, आगे बढ़ता है। उसके सामने उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लोगों ने कहा कैसे आप कह सकते हैं? उन्होंने अपने घर में इसका प्रयोग किया। उन्होंने अपने घर के 2 कोनों में 2 पेड़ लगाए, एक जैसे एक बीच के 2 पौधे लगा दिए। दोनों को एक समान परिस्थिति दी, समान धूप मिल सके, समान पानी मिल सके, समान खाद मिल सके, समान परिस्थिति मिल सके। लेकिन सब कुछ समान होने के बावजूद एक के पास जाते थे और उसको खूब कुछ करते थे तो बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, फलेगा, फूलेगा, खूब फल देगा, लोग तुम्हें लंबे समय तक तुम्हारी छाया के नीचे बैठेंगे। और दूसरे को दुत्कारते थे तो निकम्मा है, निठल्ला है, कायल है, कमजोर है, किसी लायक नहीं है। उन्होंने देखा एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे वो फल फूल करके बड़ा पेड़ बन गया, जिसको दुत्कारते थे वह एक समय के बाद सूख गया, नष्ट हो गया, उसकी तीसरी हो गई। ये केवल पेड़ पौधों के बारे में ही सही नहीं है, इस जीव सृष्टि के बारे में। और मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो मनुष्य पर तो सबसे अधिक बैठता है। हम जैसी धारणा बना देते हैं उसके अनुरूप हम बनने लगते हैं, और इसलिए हमारी सोच विराट होनी चाहिए। बिना विराट सोच के बड़ा नहीं बना जा सकता। बड़ा बनने के लिए हमें विराट सोच रखनी पड़ेगी, संकीर्णता से उभर करके हम कर सकते हैं, हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सोचता था? बड़े बड़े लोग घबराते थे, और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते थे। और मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह पर। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है, ये माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाएंगे। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए, कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। और मैंने तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से भी कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग वो बनाइए, जहां भी इस माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए, और नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है, अलग अलग प्लॉट में देकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट दे। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा, एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। क्योंकि समाज का एक दबंग व्यक्ति जो केवल उस कीट की तरह समाज का खून चूस करके स्वयं तो वह हृष्ट पुष्ट होना चाहता है, लेकिन समाज को रोगाणु बनाना चाहता है, जब उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस लड़ाई के खिलाफ हम सबको, समाज को एकजुट होकर के अपने साथ जोड़ना पड़ेगा।
और उस जुड़ाव में हम सबको इस बात को तय करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, नगर निगम ने मिलकर के एक अच्छी पहल को आगे बढ़ाया है। यहां के जिला प्रशासन ने अच्छी पहल को आगे बढ़ाया है। कुछ ऐसे मॉडल खड़ा करिए आवासीय उसकी। इन अधिवक्ता बंधुओं को मांग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। एक कार्यक्रम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आगे चलने चाहिए, स्कीम निकालिए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे उनसे मुनाफा उनसे मत कमाइए, उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पर ही दे दीजिए। मुझे लगता है कि कम से कम अधिवक्ता की जमीन पर तो अब कोई माफिया कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा अगर आवास आप इनको बना के देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, वहां की माताएं बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि नहीं, हम तो एकदम साथ में हैं। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए, अब तो पूरी तरह सुरक्षित, सारी माफिया भाग चुके हैं। बहुत सारे कॉलोनी वहां पे जो बहुत सारे कस्बे ऐसे जो खाली हो रहे थे, आज फिर से आबाद हो गए। एक माहौल देना शासन का काम है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ यह हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस प्रकार की व्यवस्था दें। और रूल ऑफ लॉ में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका के लिए मैं आप सबको बहुत आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूं। केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को दे रही है, बिना भेदभाव के, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अब याद करिए, जब जनधन अकाउंट खुले थे, क्या किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब देख के खुला था? नहीं, सभी को दिया। हर एक का अकाउंट खुलेगा, उसमें क्रेडिट की सुविधा सबको दे दी गई, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ दिया गया। और याद करिए, अगर जनधन अकाउंट नहीं होते, क्या कोविड-19 के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन गरीबों के पास क्या हम पैसा भेज पाते? हम अपने लेखपाल को, अपने कर्मचारियों को डोर स्टेप डिलीवरी में लगाते कि घर घर पैसा बांटने में लगाते? नहीं हो पाता, अव्यवस्था फैल जाती। लेकिन तकनीक और टीम वर्क, ये दोनों एक साथ होने लग जाएंगे, बेहतर परिणाम आ सकते हैं। आवास दिए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 30 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, और 5 लाख लोगों का तैयार है। जिस दिन समय देंगे उसी दिन एक क्लिक करके 5 लाख लोगों के आवास के पैसे उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये जिन लोगों को सुविधा मिल रही है, कोई नहीं कह सकता, कोई गरीब कभी नहीं कह सकता कि भेदभाव हुआ है किसी का चेहरा देख करके। और जिस सूची के आधार पर दिया जा रहा है, ये 2012 की एसईसीसी की सूची है। ये सूची तब न मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तब न मैं मुख्यमंत्री था। वो सूची, जो सूची बनी थी पिछली सरकारों के समय, उसी सूची को ध्यान में रख करके हम सारी की सारी योजनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जब बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1,24,00,000 लोगों को हमने बिजली का कनेक्शन दिया कि किसी जाति, किसी का चेहरा देख करके नहीं, और जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान इसी प्रयागराज में 15,000 प्रतियोगी छात्र फंसे हुए थे। कैसे होगा? हमने कहा, मुझे याद आ गया था, प्रयागराज कुंभ के समय हमने 5,000 बसेस खरीदी थी। मैंने कहा सब बसेज हैं, भेजो इन बसों को और इन बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दो। और जब घर पहुंचेंगे तब मैं इनसे बात करूंगा कि देखो भाई 21 दिन तक आपको अपने घर में क्वारंटीन में रहना है। सभी ने माना। कोटा में फंसे हुए हमारे बच्चे, लोग कहते थे हम नहीं लाएंगे। मैंने कहा भाई हम तो लाएंगे। हमने सभी बसेज भेजी, एक साथ सभी 14,000 बच्चों को वहां से ला करके जब हम लोग उनके घरों तक पहुंचा दिए, तब अन्य राज्य सरकारें हमसे कहने लगी हमारे बच्चे भी फंसे हैं, आप अगर बस उपलब्ध करा देंगे तो। मैंने कहा ये बस उत्तर प्रदेश के लिए करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
और इच्छा शक्ति ही है आज जिसका परिणाम है कि हम सब आपके सामने आकर के प्रयागराज कुंभ को दुनिया की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। भाइयों बहनों, आपको प्रयागराज से आपका संबंध किसी का दशकों से होगा, किसी का वर्षों से होगा। कुंभ का मतलब क्या मान लिया था हम लोगों ने? जहां भगदड़ होगी, गंदगी को उसका पर्याय बना दिया था, अव्यवस्था को हमने अपनी नियति मान लिया था। लेकिन प्रयागराज का कुंभ भी इस पूरी सिटी की कायाकल्प कर देगा। पहला उदाहरण तो ये प्रस्तुत हुआ है, प्रयागराज कुंभ ने पूरी प्रयागराज सिटी की कायाकल्प कर दी। तो ठीक है, मैं धन्यवाद दूंगा प्रयागराज के लोगों को, असीम सहनशीलता का परिचय दिया, तोड़ फोड़ हुई हर एक स्तर पर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। और मैंने तो एक बात कही है, मैंने कहा देखो, सरकार की नीति गन पॉइंट पे काम करने की नहीं होती है। कोई जबरदस्ती तान करके लगा कि नहीं ये काम होगा ही होगा, तो हम कह देंगे कि हम तो पहले गरीब को देखेंगे। लेकिन अगर कहेगा कि नहीं, बैठ करके हम चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में एक व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए, सरकार दोनों हाथ आगे फैला करके आगे आएगी, आइए हमारे साथ बैठिए ना, समाधान का रास्ता हम निकालेंगे, आपसे आपके सुझावों के आधार पर निकालेंगे और वह समाधान का रास्ता निकालने की कार्रवाई किस रूप में आगे बढ़ती है। आपने देखा, मैंने तो आपकी आवासीय समस्या का एक झटके में समाधान आपको दे दिया। आप तो सोच ही रहे थे हम पहले ही कर चुके कार्य, पहले ही इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा चुके हैं और अच्छा होगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अच्छी आवासीय सुविधा देने की कार्रवाई होनी चाहिए। अकेले शहरी क्षेत्रों में पिछले 3 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 14.5 लाख गरीबों को केवल शहरी क्षेत्रों में दिए है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग है। 14.5 लाख गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास दिया है। आप अनुमान कर लीजिए, इन लोगों को पहले भी दिया जा सकता था, ये आवास की सुविधा पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन पिछली सरकारों को फुर्सत नहीं थी। गरीब उनके नारे में तो थे, लेकिन गरीबों के लिए योजना नहीं थी, उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं था। परिवार के लिए, जाति के लिए, मत और मजहब के लिए समाज को बांटने की फुर्सत तो थी, लेकिन एक गरीब को, एक किसान को सही मायने में हम न्याय दे सकें, उस तक शासन की योजना पहुंचा सकें, इसके लिए फुर्सत नहीं थी। और यही कारण है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे 30 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिलना, 5 लाख अभी वेटिंग में है, कुछ ही दिनों के अंदर वहां भी देने वाले हैं। ये कार्य पहले भी हो सकते थे। आप तो प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज एक वैसे भी संगम है, ये पवित्र धरती है, मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती का त्रिवेणी है, ये ज्ञान और आस्था और न्याय की त्रिवेणी भी है। लेकिन यहां एक और बुंदेलखंड पड़ता है, दूसरी तरफ बिंदु क्षेत्र पड़ता है। जनवरी से ही पानी के लिए लोग तरसते थे और अब हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को हमने दोनों जगह पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। हर घर आने वाले 2 साल के अंदर आप देखेंगे बिंद और बुंदेलखंड के हर घर तक हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने वाले हैं। सरकारें पहले भी थी, लेकिन ये कार्य करने में विफल थी, क्योंकि सोच नहीं थी, विजन नहीं था, करना नहीं चाहती थी। लेकिन आज जब कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इन चीजों को हमें उसी रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा और यही कार्य है जिसको लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना चाहिए। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, प्रदेश सरकार पूरी तरह इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा यह मानना है न्याय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है भारत की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र है। लेकिन न्यायपालिका की भूमिका में जब हम बात करते हैं तो बेंच और बार दोनों की
अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, दोनों को नकारा नहीं जा सकता है। वादकारी का हित हमारे लिए सर्वोच्च होता है, और वादकारी का हित अगर आपके लिए सर्वोच्च है तो हमारे लिए भी सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि न्याय पाने वाला व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। जब वो न्याय पाता है तो न्याय पाने के साथ ही वह व्यक्ति व्यवस्था के साथ अपनी का सामंजस्य भी दिखाता है। हमारे लिए आसान होता है अगर न्याय जितना सहज सरल हो जाए, उस तक पहुंच जाए, वह व्यवस्था के साथ अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उतनी मजबूती के साथ देता है। समग्रता के साथ आगे बढ़ने की एक नई सोच हमें आगे बढ़ाती है और प्रक्रिया उसी तर्ज पर आगे बढ़नी चाहिए। और इसीलिए वादकारी के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ही प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। अगर आवासीय और अनावासीय भवनों के रूप में अगर हम देखेंगे, न्यायालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए जो सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं प्रदेश के अंदर, इन सभी की दृष्टि प्रदेश ने सीएसआर से और प्रदेश सरकार ने अपने फंड से क्रमशः यानी आवासीय भवनों के लिए 150 करोड़ रुपए और अनावासीय भवनों के लिए 400 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने के लिए अपना योगदान किया ही है। लेकिन प्रदेश के अंदर साथ साथ केवल न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए व्यवस्था भी है, उसके लिए धनराशि अवमुक्त की है, लेकिन साथ साथ अधिवक्ताओं के चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग की एक बेहतरीन व्यवस्था हाईकोर्ट के पास सरकार दे रही है और बड़ी राशि सरकार ने उसके लिए स्वीकृत की है, जिसमें लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि सरकार खर्च करने जा रही है, जिसमें अच्छे चैम्बर उसके माध्यम से बनेंगे। इसके साथ ही प्रदेश ने अधिवक्ता 3 वर्षों में प्रदेश में अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत 1474 अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से भुगतान किया गया है और अधिवक्ता की मृत्यु पर उनके परिवारजनों को मिलने वाली राशि आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने का भी इसमें हम लोगों ने शासनादेश जारी कर दिया और उससे संबंधित धनराशि को भी जारी करने की कार्रवाई कर दी गई है। 3 वर्षों में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत दिवंगत अधिवक्ताओं के कुल 471 आश्रितों को कल्याण निधि से 23 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान अब तक प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत भी जो मृत्यु के दावे थे उसमें 662 दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों के कल्याण में भी 4 करोड़ 46 लाख 33,692 रुपए का भुगतान भी उस मद में किया जा चुका है। लोक कल्याण जो संकल्प पत्र 2017 था भारतीय जनता पार्टी का, इसमें युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक और पत्रिका आदि के क्रय के लिए रुपये 5,000 रुपए की प्रति अधिवक्ता 3 वर्षों के लिए, चालू वित्तीय वर्ष में जो प्रावधानित था 1,87,90,000 रुपए के सापेक्ष 1,60,00,000 रुपए की धनराशि निर्गत कर दी गई है और वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भी हम लोग इसके लिए प्रस्ताव रख रहे हैं। लगभग 20 करोड़ रुपए की एक बजट की व्यवस्था इसके लिए हम लोगों ने पहले से प्रस्तावित की है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर अन्य कार्यों के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में भी विद्यमान जो हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं उनके लिए भी अतिरिक्त चैम्बर बनाने के लिए 184 करोड़ रुपए न्याय विभाग के माध्यम से लखनऊ में, प्रयागराज में, कासगंज में, बलरामपुर में, झांसी, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, मैदावल, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज में, देवरिया में अधिवक्ता चैम्बर के लिए, इसके लिए भी हम लोगों ने अतिरिक्त 23 करोड़ 7 लाख रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 13 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि इसके लिए हम लोग पहले ही जारी कर चुके हैं। साथ ही साथ 7 करोड़ 61 लाख रुपए अन्य जो तहसील स्तर के जो हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं उनके लिए भी अलग अलग स्थानों पर, चाहे वह कैंपियरगंज है, बांसगांव है, सैजनवा है, गोरखपुर है, इन सभी में भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर की है। गरीब, वंचित और शोषित और उपेक्षित वर्गों के लिए
जो लोग धन के अभाव में न्याय से वंचित रह जाते थे, इन न रहने पाए, इससे भी हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो विद्वान अधिवक्ता हैं वे लोग उन सब के हित के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन एक कार्य योजना इन सभी के लिए बननी चाहिए कि हम इन सभी कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम जहां हमारे आगे बढ़ने चाहिए उस पर भारत की सरकार भी, न्यायपालिका भी पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। तो देखिए किस तरह प्रयागराज अधिवक्ता समागम में सीएम योगी बोलते हैं। इस समाज, अधिवक्ताओं के समाज में अहम योगदान है। आपकी वेशभूषा विश्वास का प्रतीक है। सभी अधिवक्ताओं का अभिनंदन करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।